हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं फिर से लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक रैपिड फायर राउंड, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ जे मेंस एंड जे एडवांस ऑन द टॉपिक्स। कौन से टॉपिक्स लेने वाला हूँ आज? एम्पियर सर्किटल लॉ, सोलेनॉइड और कन्वर्जन ऑफ गैलोनोमीटर टू एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। मेनली आज हम एम्पियर सर्किटल लॉ कवर करेंगे। इन दोनों के बेस्ट भी एक दो क्वेश्चन उसके अंदर रहेंगे, ठीक है। और मेनली आज हम जे एडवांस के क्वेश्चन करने वाले हैं, मीन्स जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो अच्छे लेवल के रहेंगे। एक दो क्वेश्चन मीन्स लेवल के भी हैं, पर ज़्यादातर क्वेश्चन आज जे एडवांस लेवल के हैं। तो आप टॉपिक से थरो होना चाहिए, आपका हर एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा हो ना, तो पहले जाकर लेक्चर देख कर आएँ, तभी आपको टॉपिक समझ पड़ेगा। स्टार्टिंग में 2 मिनट का मैं फॉर्मूला रिवीजन करने वाला हूँ, लेकिन आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो लेक्चर देखना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन शायद उसको पॉज करके जरूर से ट्राई करना, टाइमर लगा लो हो सके तो, ओके। तभी जाके रिज्यूम करके इसका आंसर देखना। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, आपको 2 मिनट का फॉर्मूला रिवीजन करा देता हूँ, उसके बाद हम रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस पे जाना डायरेक्टली तो आप 2 मिनट स्किप कर दो, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? हमारे पास इस तरह से 2 चार्जेस हो, एक चार्ज इनसाइड है, मान लो कि एक चार्ज आउटसाइड, एक मान लो ऐसा, ठीक है। और हमको किसी रैंडम पी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो हमको यहाँ पे ड्रॉ करना होता है एम्पीरियल लूप, इस तरह से, ठीक है। ये लूप हमको खुद से ड्रॉ करना होता है, और ये लूप को हमको पर्टिकुलर डायरेक्शन असाइन करना होता है, और इस डायरेक्शन के अलॉन्ग जो भी करंट होगा उसको पॉजिटिव लेना है, और डायरेक्शन के अपोजिट जो करंट होगा उसको हमको नेगेटिव लेना है। तो देखो, ये लूप का डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। मैं फिंगर कर्ल करता हूँ, द डायरेक्शन ऑफ द लूप, थंब पॉइंट कर रहा है, वो लूप का डायरेक्शन है। तो लूप का डायरेक्शन में मीन्स ये वाला करंट हमारा I1, मान लो ये वाला करंट हमारा I2 है, तो I1 जो होगा वो पॉजिटिव और I2 जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रल B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I नेट। इसको हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट एनक्लोज्ड। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस। मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द करंट्स, ऑल करंट्स इनसाइड और आउटसाइड। मतलब अगर ये जो मैग्नेटिक, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड तो सारे करंट्स प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही ना। तो मैग्नेटिक फील्ड तो सारे करंट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो सारे चार्जेस की वजह से, सारे करंट की वजह से होता है। और जो नेट करंट है ये सिर्फ करंट एनक्लोज्ड बाय एम्पीरियन लूप, एनक्लोज्ड बाय एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप जो भी करंट एनक्लोज कर रहा है वही करंट यहाँ पे लेना है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर मान लो I3 करंट एक आउटसाइड है, तो ये I3 करंट के अंदर, I नेट के अंदर ये I3 वाला टर्म नहीं आएगा। I नेट के अंदर सिर्फ ये 2 करंट जो अंदर हैं वही आएंगे, ठीक है। अगर बहुत सारे करंट हो अंदर तो सारे करंट आएंगे, लेकिन जो बाहर होगा एम्पीरियन लूप के वो करंट नहीं आएगा I नेट के अंदर। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछा तो वो सारे करंट की वजह से होगा, ये बात ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब सुनो कि जो DL है, हमेशा ध्यान रखना, DL इज ऑलवेज ऑफ एम्पीरियन लूप, ऑलवेज ऑफ एम्पीरियन लूप। ये मेरा ट्रिक है याद करने का कि जो DL एलिमेंट होता है हमेशा एम्पीरियन लूप का होता है। मतलब समझ लो इस तरह सिलेंडर हो, अगर हमने बाहर यहाँ पे R डिस्टेंस पर अगर हमने एम्पीरियन लूप ड्रॉ किया इस तरह से, तो जो DL लेंगे ना वो 2πr लेंगे, ना कि 2π कैपिटल R। जो हमेशा जो DL होगा वो एम्पीरियन लूप का होगा। अगर एम्पीरियन लूप अंदर है तो हमको ये वाला DL लेना पड़ेगा, एम्पीरियन लूप बाहर है तो बाहर वाला DL लेना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि हमेशा DL जो रहेगा वो एम्पीरियन लूप का रहेगा, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमेशा आप याद रखना। इसके ऊपर इतनी बात याद रख लोगे ना, आपके ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाएंगे, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। ये था क्या? एम्पियर सर्किटल लॉ। उसके बाद सोलेनॉइड की बात की थी, तो उसका फॉर्मूला तक पता होगा। सोलेनॉइड का फॉर्मूला होता है, जिसको मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं सोलेनॉइड का, वो फॉर्मूला होता है कि म्यू नॉट NI। N जो होता है करंट पर यूनिट लेंथ होता है, जिसको हम NI अपॉन इस तरह से L भी लिख सकते हैं।
एन इज करंट पर यूनिट लेंथ, तो हमने उसको इस तरह से लिख दिया। और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड होता है 0, हम उसको नियरली 0 मान लेते हैं बिकॉज अंदर बहुत डेंस होता है, बाहर 1-2 लाइंस होते हैं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड होता है 0 और इनसाइड का मैग्नीट्यूड ही आता है। एग्जैक्टली एच पर पूछा तो μ0 हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई सोलेनॉइड की। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। तो उसमें मैंने आपको 2 फिगर याद कराई थी। सबसे पहले अगर हमको गैल्वेनोमीटर को अगर हमको एम मीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम इस तरह से फिगर बनाते हैं। हमारे पास यहाँ से करंट है और ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। हम इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। मान लो यहाँ से टोटल करंट I आ रहा है, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर IG करंट जाएगा और यहाँ पर बचा हुआ करंट I माइनस IG चला जाएगा। ये मेरा शंट रेजिस्टेंस है जो कि बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस है। हम बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, अब जब हमको गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करना हो तो, और इसके ऊपर से हमारा फॉर्मूला आता है, हम ये दोनों वोल्टेज को कंपेयर करते हैं कि वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर इक्वल टू वोल्टेज ऑफ शंट। कंपेयर करके क्या लिखते हैं, इसका वोल्टेज क्या होगा I इंटू आर, तो हो जाएगा IG इंटू जी इक्वल टू हो जाता है I माइनस IG इंटू एस। तो इस फॉर्मूले से आप जो भी आपको वैल्यू पूछा आप निकाल सकते हो। ये था गैल्वेनोमीटर से एम मीटर। और अगर गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम क्या करते थे, हम गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते थे। ये हमारा गैल्वेनोमीटर होगा, इसके सीरीज में हम एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते थे। यहाँ से जो करंट आएगा IG और ये मेरा हाई रेजिस्टेंस R है। ओके, R क्या है, हाई रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसके ऊपर से हमारा V का जो फॉर्मूला आता है वो आता है IG इंटू जी प्लस R। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जो IG है वो क्या बोलते हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। मतलब गैल्वेनोमीटर जब तक फुल स्केल दिखाता है वो जो करंट होगा उसको हम IG बोलते हैं। और G जो होता है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। दूसरी बात, ये R जो है हाई रेजिस्टेंस है, ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और ये जो V हमने निकाल रहे हैं यहाँ पर V, ये मैक्सिमम वोल्टेज आएगा बिकॉज IG अगर मैक्सिमम होगा तो V जो हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। ये दोनों जो कांस्टेंट रहेंगे, IG मैक्सिमम तो V मैक्सिमम। ओके, तो हमारा क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। ये तो इतने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही आज क्वेश्चंस आने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चंस अच्छे लेवल के होंगे। तो लेना शुरू करते हैं अपना क्वेश्चंस। इसको यहाँ से रफ करके अब अपना क्वेश्चन लेना हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखो, पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो पहले आप इसको पॉज करके ट्राई कर लो, फिर रिज्यूम करके इसको सॉल्यूशन देखना। ठीक है, हम शुरू करते हैं। क्या दिया, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस A। मतलब ऐसा वायर है जिसके पास रेडियस भी है, मतलब इस तरह से कुछ वायर होगा। ठीक है, थिन वायर नहीं दिया, इसको बोला कुछ रेडियस भी है, तो हम रेडियस वाला वायर ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस A है। द करंट I इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। मतलब इसके पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से होगा। मतलब समझ लो इसको टॉप व्यू दिखाऊं तो देखो इसका टॉप व्यू है। ठीक है, तो सारे पॉइंट पर इस तरह से करंट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ओके, हर पॉइंट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट है। मैं यहाँ पर डॉट दिखा रहा हूँ, मतलब क्या है कि करंट जो है बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब करंट जो है एक्चुअली इस तरह से होगा। ठीक है, और यूनिफॉर्मली उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसी को मैंने यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट किया। इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूँ। उसके बाद क्या बोला है, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस A/2 एंड 2A। मतलब A/2 मतलब क्या होगा, अंदर वाला पॉइंट, और 2A मतलब क्या होगा, बाहर वाला पॉइंट। तो उन दोनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का हमको रेशियो पूछा है। तो ध्यान से देखोगे, पहली बात तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब एक किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड सिलेंडर की। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। मतलब बोला है क्रॉस सेक्शन में, देखो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं बोला है कि खाली सरफेस पर है। खाली सरफेस पर बोलते तो हॉलो सिलेंडर वाला केस आता, लेकिन बोला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन बोला मतलब क्या है कि सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लगाएंगे हम। पहली बात A/2 की बात कर रहा हूँ, तो A/2 पर मैं एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से। ये एम्पीरियन लूप वाला ही क्वेश्चन है। तो A/2 पर हमने एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर लिया। तो इसके ऊपर से हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ B.dl इक्वल टू आ जाएगा μ0 टाइम्स ऑफ I नेट। और ध्यान से देखो कि एम्पीरियन लूप है, तो करंट बाहर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगा। कोई भी पॉइंट पर देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, और dl वेक्टर
डीएल वेक्टर तो हम एक डायरेक्शन असाइन कर देते हैं इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो बी डीएल cos 0 होगा, cos 0 हो जाता है 1। और दूसरी बात मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पर कांस्टेंट होगी, तो हम मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट क्यों होगी? बिकॉज उसके अंदर डिफरेंट करंट फ्लो कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो करंट होगा यहाँ पर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, बिकॉज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो बी डॉट डी एल हो गया इक्वल टू हो जा रहा है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। अब नेट करंट कैसे निकालेंगे? हम हमेशा देखना है पहली बात तो नेट करंट किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले देख लीजिए डी एल क्या होगा। तो मैंने आपको बताया डी एल जो होता है हमेशा एम्पीरियन लूप का होता है। तो यहाँ पे हमने एम्पीरियन लूप ये लिया है, ये हमारा एम्पीरियन लूप है। तो डी एल मतलब इसका लेंथ कितना होगा 2 पाई इंटू ए बाई 2, सर्कमफरेंस हो जाएगा ना 2 पाई इंटू ए बाई 2 इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट। इसके अंदर नेट करंट कितना होगा? तो आई नेट कैसे निकालेंगे हम आई नेट क्या निकालेंगे? देखो हम आई नेट को लिखेंगे हम J इंटू ए। जे क्या होता है? करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। क्योंकि हमको नहीं पता ना, बिकॉज ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन हमको नहीं पता कि इतने एरिया में कितना करंट है। हमको पता है कि टोटल आई है, हमको क्या पता है कि टोटल करंट आई है। तो यहाँ पे जे की वैल्यू लिखूंगा, देखो जे की वैल्यू क्या लिखूंगा? करंट पर यूनिट एरिया मतलब आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। मतलब अगर रेडियस अगर ए होगा उसमें करंट आई है, तो हमने जे की वैल्यू लिखी आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। लेकिन इतने एरिया में कितना करंट है वो हमको नहीं पता, तो हम यहाँ से ये फॉर्मूले से निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखूंगा मैं, आई नेट की वैल्यू हो जाएगी आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। ये क्या है? करंट पर यूनिट एरिया। देखो करंट पर यूनिट एरिया मतलब यूनिट एरिया में कितना करंट है ये है। तो अगर मेरे को इतने एरिया में करंट निकालना हो तो यूनिट एरिया को इतने एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना। यूनिट एरिया मतलब क्या कि एक यूनिट एरिया में कितना करंट है। 2 में निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाई 2, 3 में निकालना हो मल्टीप्लाई बाई 3, इतने एरिया में निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाई इतना एरिया, तो मल्टीप्लाई बाई पाई इंटू ए बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इससे देखो क्या आ रहा है मेरा आई, देखो आ जाएगा मेरा पाई स्क्वायर बाई 4 और पाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई स्क्वायर कैंसिल, तो आई बाई 4 आ रहा है ना, आई बाई 4 आ गया। ओके देखो पाई ए स्क्वायर बाई 4, पाई ए स्क्वायर कैंसिल, 1/4 बचेगा, ठीक है। तो आई बाई 4 आ गया आई नेट। तो आई नेट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आई बाई 4। अब हमारा काम बन जाएगा। तो b इक्वल टू आ रहा है, देखो पहली बात तो किससे ये 2 से 2 कैंसिल, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ये मेरा फॉर्मूला आ गया। आपको इतना कुछ झोल नहीं करना हो, तो आपको डायरेक्टली मतलब सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है म्यू नॉट आई मतलब ये लिखते हैं फॉर्मूला म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ये होता है मतलब इनसाइड पॉइंट पर ये फॉर्मूला होता है, इसको आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो। डायरेक्टली मतलब इसके अंदर से आप आंसर, सॉरी इस तरह से नहीं होता, इस तरह से होता है। आर जो होता है इसका मतलब टोटल स्फीयर का रेडियस होता है, और आर मतलब जो पॉइंट पर पूछा है, ठीक है, स्मॉल आर जो पॉइंट पर पूछा वो। ये फॉर्मूला लगा दोगे तो भी डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्मॉल आर की जगह पर ए बाई 2 रखो, कैपिटल आर की जगह पर ए रखो, तो भी हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। ओके उसके बाद क्या पूछा है हमको, देखो ये हमने निकाल लिया किसके, इनसाइड पॉइंट पर मतलब B1, ठीक है। अब हम B2 निकालता हूँ आउटसाइड पॉइंट पर। इसको आप फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। अब आउटसाइड पॉइंट पर निकालूंगा, देखो ये मेरा रेडियस ए है, हमको आउटसाइड पॉइंट किसी आर पर निकालना है। यहाँ पे जो आर की वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी है 2a, ठीक है। आर की वैल्यू क्या है 2a। अब ये वाला मेरा एम्पीरियन लूप है, जहाँ पर निकालना होता है वहीं पर लेते हैं ना एम्पीरियन लूप, तो ये वाला हो जाएगा मेरा एम्पीरियन लूप। ओके तब फॉर्मूला लगाएंगे हम बी डॉट डी एल का। तो बाहर का फॉर्मूला इजी होता है कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बाहर का फॉर्मूला सिंपल होता है, यही हमारा फॉर्मूला होता है बाहर का। आपको पता है बाहर के फॉर्मूले में हमेशा जो इन्फाइनाइट वायर के केस का आता है वही केस का बाहर में आता है। नहीं तो आप एम्पीरियन लूप निकाल के भी कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्टली फॉर्मूला बाहर का पता होना चाहिए आपको। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू इसका रेडियस कितना है 2 है, तो यहाँ पर रखो 2 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ 4 पाई ए। आप देखोगे ध्यान से तो B1 और B2 दोनों वैल्यू सेम आ रही है, मतलब अगर मैं B1 अपॉन B2 करता हूँ उसका जो रेशियो आ जाएगा ना वो इक्वल टू 1 हो जाएगा,
क्योंकि ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू दोनों सेम है एग्जैक्टली, ठीक है। अब बाहर को क्या बोलते हैं उसको, एम्पीरियल लॉ से भी फाइंड कर सकते हो। जैसे मैं लिखूंगा इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू लिखूंगा मैं म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। तो आई नेट तो टोटल करंट, इसके अंदर आई आ जाएगा, तो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, और डी एल हो जाएगा 2 पाई ए, ठीक है। तो बाहर से फॉर्मूला निकाल सकते हो, यहाँ पे 2a तो यहाँ पर रखोगे 2a, इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। बाहर मतलब एम्पीरियल लॉ से तो हमने फॉर्मूला निकाला है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन था जिसका b1/b2 का रेशियो 1 आ रहा था, ओके। तब करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो देखो ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो उसको भी आप पॉज करके ट्राई कर लो, ठीक है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है सेकंड नंबर का। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है सेकंड नंबर का कि ओनली द करंट इनसाइड द एम्पीरियल लूप कंट्रीब्यूट्स टू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप इसको पॉज करके ट्राई करो। क्या बोल रहा है कि एम्पीरियल लूप के अंदर जो करंट है वो किसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है। मतलब ये हमारा एम्पीरियल लूप है, मान लो इसके अंदर जो करंट होगा आई, वो किस में कंट्रीब्यूट करता है। तो हमने फॉर्मूला लिखा है इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू, फॉर्मूला आता है मेरा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। अब मैंने आपको बताया जो नेट करंट आई नेट होता है वो सिर्फ इनसाइड चार्ज की वजह से होता है, और मैग्नेटिक फील्ड, खाली जो बी मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जो है मतलब सारे चार्जेस की वजह से होता है, सारे करंट की वजह से होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा फ्रेम किया गया है, क्योंकि इन लोगों ने देखो लैंग्वेज के साथ खेलने की कोशिश की है। देखो क्या दिया ऑप्शन में कि फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एम्पीरियल लूप। पहली बात तो बोल रहे हैं कि इनसाइड वाला करंट, मैग्नेटिक फील्ड तो सारे करंट की वजह से होता है, तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है। क्योंकि बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द एम्पीरियल लूप, मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तब तो हमको सारे के सारे करंट लेने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए जो पहला ऑप्शन है वो गलत है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें लैंग्वेज से खेल गए हैं, देखो ध्यान से। हमको पता है कि नेट करंट जो होता है ना, ये सिर्फ इनसाइड करंट की वजह से होता है, लेकिन इन्होंने देखो क्या दिया है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये होता है, देखो ये है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हमने लिखा है ना इस तरह से, हमारा डेफिनेशन क्या है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। मतलब अगर आई नेट निकालो ना तो आई नेट की वैल्यू ये आ जाएगी, देखो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपॉन म्यू नॉट। इसका मतलब क्या है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना वो सिर्फ इनसाइड चार्ज की वजह से होगा, खाली मैग्नेटिक फील्ड सारे करंट की वजह से होगा। चार्ज बोल रहा हूँ, आप चार्ज को करंट समझो, खाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सारे करंट की वजह से होगा। लेकिन लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लैंग्वेज से खेला है उन्होंने, ये जो है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट है। मतलब आई नेट जो है ना वो इसके इक्वल है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। खाली इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड पूछा, वो ए ऑप्शन में था, वो गलत था। लेकिन जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट है। मतलब आई नेट जो है इसके इक्वल है। मतलब ये जो होगा ना लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये सिर्फ इनसाइड चार्ज की वजह से होगा, बिकॉज वो आई नेट के इक्वल है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। लैंग्वेज से खेल गए हैं, लैंग्वेज से आपको कंफ्यूज कर दिया है। अगर आपको नहीं समझ पड़ा तो फिर से सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं, कि ये जो है ना डेफिनेशन है इसका, ये इसको पूरे को पूरा बोलते हैं हम लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। खाली मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, बी डॉट डी एल पूरा इंटीग्रेशन के साथ साथ ये जो है ना ये आई नेट के इक्वल होता है, और आई नेट जो होता है हमारा इनसाइड चार्ज की वजह से होता है, इसलिए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो सिर्फ इनसाइड चार्ज की वजह से होगा। तो सेकंड नंबर में मेरा जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, ओके। मेरे को पता है बहुत से बच्चे इसमें से कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन आप फिर से सुन लो इसको मैंने क्या बोला है, तो आपको होप से समझ पड़ जाएगा। ओके, तो देखो थर्ड क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो आप उसको पॉज करके ट्राई कर लो। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ये IIT JEE 2012 में आया था। क्या बोला है, लॉन्ग इनफाइनाइटली कंडक्टिंग सिलेंडर
विथ इनर रेडियस r/2 एंड आउटर रेडियस r। मतलब इस तरह से हमारे पास सिलेंडर है। मैं इसको टॉप व्यू ड्रॉ करता हूँ, सिलेंडर को टॉप व्यू ड्रॉ करता हूँ। हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, हॉलो सिलेंडर है, इस तरह से रेडियस है, ये इसका r/2 रेडियस है और ये इसका r रेडियस है, ठीक है। अगर इसका मैं इस तरह से व्यू दिखा तो इस तरह से कुछ होगा फिगर। देखो एक्चुअली ये मेरा r/2 है और बाहर वाला पूरा का पूरा r है, ठीक है। तो क्या पहली बात, हॉलो सिलेंडर मतलब अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, सारा करंट जो है सरफेस पर ही है। मतलब इसके अंदर कोई भी करंट नहीं है, सारा करंट जो है यहाँ पर ही है सिर्फ। मतलब इसके ये जो एरिया है ना, यहाँ पर ही सारा करंट है, इस तरह से फ्लो करेगा। क्योंकि हॉलो है ना, तो अंदर की तरफ कोई करंट नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो जगह खाली है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे 0 आती है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस r। अब वो ग्राफ ड्रॉ किया है, तो आप बताओ सबसे पहले कि हमको ग्राफ ड्रॉ करना है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, इनसाइड से लेके आउटसाइड तक पूरा। हमको इस तरह से ग्राफ दिया है। ये मेरा मान लेता हूँ पॉइंट r/2 है और ये मेरा पॉइंट मान लेता हूँ r है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं 0 से लेके r/2 तक। तो 0 से लेके r/2 तक तो कोई करंट ही नहीं है, बिकॉज ये हॉलो सिलेंडर है ना, तो सारे करंट तो यहाँ पर फ्लो कर रहे हैं। तो 0 से लेके r/2 तक तो कोई भी करंट है ही नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर एम्पीरियन लूप इस तरह से ड्रॉ करूँगा, एम्पीरियन लूप, तो उसके अंदर जो है I net इक्वल टू 0 आ जाएगा। I net इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पर 0 से लेके r/2 तक हमारा करंट इक्वल टू 0 है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0 है, ठीक है, क्योंकि करंट ही नहीं है इसके अंदर। तो 0 से लेके r/2 तक मैग्नेटिक फील्ड 0। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अब इस पॉइंट पर देखोगे ध्यान से, हमको पता है कि मतलब जहाँ पर करंट यहाँ पर शुरू हो गया, तो यहाँ पर जो करंट होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होगा। क्योंकि इस पॉइंट पर हमारा आंसर फॉर्मूला क्या आएगा, हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे ध्यान से कि जहाँ अगर मैं यहाँ से देखो r/2 से लेके r तक जाता हूँ, तो जैसे मैं r/2 से r तक मूव करूँगा, हर बार एम्पीरियल लूप में करंट वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर एम्पीरियल लूप ड्रॉ करूँ तो उसके अंदर इतना करंट आएगा, और बड़ा ड्रॉ करूँ तो उसके अंदर और ज़्यादा करंट आ जाएगा, और बड़ा ड्रॉ करूँ तो उसके अंदर और ज़्यादा करंट आ जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा करंट बढ़ेगा उतना ज़्यादा मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी कि नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ पे r/2 से लेके r तक ग्राफ कुछ इस तरह से इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, ठीक है, मतलब इस तरह से कुछ ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। अब ध्यान से देखो कि पहली बात तो हमारा जो क्या बोलते हैं 0 से लेके r तक देखो ग्राफ में कोई भी नहीं है, मतलब हमारा जो ए ऑप्शन है वो तो पहले ही गलत हो जाता है, बचे बी, सी और डी ऑप्शन। तो क्या बोलते हैं r/2 से लेके r तक देखो क्या बोलते हैं कि जो है r/2 से लेके r तक जो है ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, मतलब बी ऑप्शन जो है वो भी गलत है। अब बच्चे देखो सी और डी ऑप्शन। अब ध्यान से देखोगे ना तो सी ऑप्शन में क्या किया है कि यहाँ से मतलब गए r/2 तक, तो वहाँ से सडन इंक्रीज कर दिया। यहाँ से क्या किया, यहाँ पे सडन इंक्रीज कर दिया। तो सडन इंक्रीज नहीं होगा, वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो एग्जैक्टली करेक्ट है। उसके बाद r के बाद वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा। तो ग्राफ यहाँ से कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन में क्या गड़बड़ किया है पता है उन्होंने, मतलब r/2 तक पॉइंट आप गए, लेकिन अब जब यहाँ पे मूव कर रहे हैं उन लोगों ने, तो पहली बात तो उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड सडन इंक्रीज कर दिया है। यहाँ पर इस तरह से फिगर नहीं बनेगा कि यहाँ पे आए, यहाँ से सडन इंक्रीज किया फिर ऐसे बढ़ के फिर ऐसे नहीं जाएगा। ओके, ये बात ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है तुरंत नहीं आएगा, धीरे धीरे जो है जैसे करंट एलिमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। ओके, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। ओके, तो होप सो आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। आपको सारा लेक्चर देखा वो होना चाहिए, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं पड़ेगा, ऊपर से जाएगा सब बाउंसर्स। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन के लेवल जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता रहेगा। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, कि सिलिंड्रिकल कैविटी, मतलब ध्यान से देखो इस तरह से हमारे पास सिलेंडर का टॉप व्यू दिया है, इस तरह से हमारे पास सिलेंडर है,
और उसके अंदर हम इन्होंने देखो इस तरह से कैविटी कर दिया है, फिगर देखोगे ना तो इस तरह से उन्होंने कैविटी कर दिया है। इसका जो रेडियस होगा वो a/2 है और इसका जो टोटल मतलब बाहर का रेडियस जो है ये इसका सिलेंडर का बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस a है और छोटे वाले सिलेंडर का रेडियस a/2 है। देखो इन्होंने डायमीटर दिया है तो मैंने रेडियस लिखा है यहाँ पर, ठीक है। क्या बोला, सिलिंड्रिकल कैविटी ऑफ डायमीटर a एग्जिस्ट इन अ सिलेंडर ऑफ दिस, बोथ द सिलेंडर्स आर इन्फिनिटली लॉन्ग, द यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी J। हम बोला है कि यहाँ पे जो करंट डेंसिटी मतलब करंट पर यूनिट एरिया है, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P इज गिवन बाय, मतलब इस पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अगर वो बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P अगर n/12 टाइम्स ऑफ μ0 AJ होता है तो इसमें n की वैल्यू क्या होगी हमको पूछा है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आया था कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P अगर n/12 टाइम्स ऑफ μ0 AJ होता है तो n की वैल्यू क्या होगी वही हमको पूछा है, ठीक है। देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे हम इसको, हम अप्रोच क्या होगा हमारा सॉल्व करने का कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P जो होगा ना वो क्या होगा, देखो ये हमारा बड़ा स्क्वायर है, देखो हमारा बड़ा ये सिलेंडर है और ये हमारा छोटा कैविटी है, ठीक है। ये वाला क्या है, कैविटी है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। कैविटी मतलब क्या होता है, होल, और ये वाला हमारा सिलेंडर है। क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर माइनस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कैविटी, है ना। क्योंकि देखो क्या होगा अगर यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेंडर होता तो यहाँ पे P पॉइंट पर ये पूरे के पूरे सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता, लेकिन यहाँ पे हमने इसको होल करके इतना सिलेंडर निकाल दिया है तो उतने सिलेंडर वाला मैग्नेटिक फील्ड माइनस भी तो करना पड़ेगा, तो हमको दोनों को इंडिविजुअली निकाल देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर निकालता हूँ सबसे पहले। तो सिलेंडर के लिए देखो यहाँ पे सेंटर से लेके इसका डिस्टेंस कितना है a, तो सिलेंडर के लिए पॉइंट a डिस्टेंस दूर है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला निकालेंगे कि b इक्वल टू μ0 टाइम्स ऑफ I अपॉन 2πa, ठीक है। इसका डिस्टेंस क्या है, a है, और इसमें तो करंट डेंसिटी है उसको हम निकालते हैं। और इसमें जो I की वैल्यू होगी वो होगी J इंटू a, है ना। I की वैल्यू क्या होगी, J इंटू a, ठीक है। तो यहाँ पे J क्या है, देखो ध्यान से, J हमको दिया है कि जो यूनिफॉर्म है तो हमको करंट निकालना है, तो J इंटू लिखूंगा, उसका एरिया कितना होगा, बिकॉज पहले मैं पूरे सिलेंडर की वजह से फाइंड कर रहा हूँ, उसके ऊपर से मैंने कैविटी का निकाल दिया, ठीक है। तो पहले पूरे सिलेंडर का एरिया क्या होगा, पाई इंटू a स्क्वायर, ठीक है। तो वही एरिया यहाँ पे पुट करता हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, μ0 J इंटू पाई a स्क्वायर अपॉन हो जा रहा है नीचे 2πa। ये मेरा किसकी वजह से आ गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। अब दूसरी बात मैं फाइंड करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कैविटी। कैविटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अब ध्यान से देखोगे ना कि कैविटी की वजह से ये जो पॉइंट है ये सेंटर से कितना डिस्टेंस दूर है, कैविटी के सेंटर से ये पॉइंट देखो इतना डिस्टेंस a/2 है, इतना डिस्टेंस a है, तो ये 3a/2 डिस्टेंस दूर है ना ये P पॉइंट इस पॉइंट से। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, μ0 टाइम्स ऑफ I अपॉन 2πa तो लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो a की जगह पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3a/2, ठीक है। इसको क्या, इसको I1 बोल देता हूँ और इसको I2 बोल देता हूँ, 3a/2। तो ध्यान से देखोगे तो I2 की वैल्यू क्या होगी, फिर से तो I2 की वैल्यू इसके अंदर होगी इसका करंट डेंसिटी इंटू एरिया। तो इसका एरिया क्या है, देखो इसका पूरा एरिया कितना है, पाई इंटू a/2 का होल स्क्वायर, तो पाई इंटू a स्क्वायर बाई 4, तो इसका एरिया हो जाएगा। इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखा, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो इसके यहाँ पे पुट करो, देखो I2 वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो आ जाएगा μ0 टाइम्स ऑफ J इंटू पाई a स्क्वायर बाई 4 अपॉन नीचे है 2π इंटू है 3a/2। तो क्या से क्या कैंसिल हो रहा है, देखो 2 से 2 कैंसिल, तो नीचे आ रहा है 4 3 12, मतलब मेरा आ रहा है μ0 J पाई a स्क्वायर अपॉन नीचे आ रहा है 12a,
ठीक है, 12 ए से ए कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऊपर ए बच रहा है, ऊपर ए बच रहा है, यहाँ से भी ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक ए बचेगा। तो हमको इन दोनों को माइनस करना है, सिलेंडर और इसका, ये सिलेंडर की वजह से है और एक कैविटी की वजह से, दोनों को माइनस करना है। तो दोनों को माइनस करेंगे, देखो ध्यान से, तो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ क्या क्या कॉमन निकल जाएगा, म्यू नॉट जे पाई ए स्क्वायर कॉमन, और नीचे क्या कॉमन निकल जाएगा, और नीचे आ रहा है ओके पाई ए, सॉरी ऊपर ए ही बचा है सिर्फ, और नीचे आ रहा है कुछ नहीं, नीचे 2 पाई, और वहाँ पर भी है नीचे 4 से 12, और यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर नीचे मैंने पाई कॉमन निकाल लिया, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाता है। अंदर क्या बच रहा है, अंदर बचेगा 1/2 माइनस ऑफ 1/12, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/12 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट ए इंटू जे। तो हमारी जो n की वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 5, ठीक है। इसको एलसीएम लोगे तो 6 - 1 आ जाएगा 5/12, तो 5/12 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट ए जे, तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 5, उससे कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 5, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन था। हमने अप्रोच क्या लगाया कि बिकॉज इसमें से होल निकाल दिया, तो पहले पूरी सिलेंडर की वजह से फाइंड किया, उसमें से कैविटी वाला माइनस कर दिया, तो पूरी सिलेंडर का ये आंसर है, कैविटी का ये आंसर है, उसके बाद दोनों को माइनस करके हमने उसका आंसर निकाल दिया। तो इसमें इस तरह का अप्रोच लगाना था, ओके। इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो उसको भी पॉज करके ट्राई कर लो। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। बोला है कि अ लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर इज लूजली बाउंड, देखो यहाँ पर कैमरा चालू है, ओके। तो बोला है अ लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर इज क्लोजली वाउंड एज अ स्पाइरल ऑफ n टर्न्स। हमारे पास इस तरह से स्पाइरल है जिसके n टर्न्स हैं, ठीक है। और क्या बोला इसके अंदर कि इनर रेडियस ए है, मतलब ये छोटा, सबसे छोटा वाला रेडियस ए है, और ये बड़ा वाला रेडियस, सबसे बड़ा वाला रेडियस जो है वो बी है, ठीक है। इस तरह से फिगर ड्रॉ किया गया है, ओके। और क्या बोला गया है, इन द एक्स वाई प्लेन एक करंट आई फ्लोज थ्रू द वायर, टोटल करंट जो इसके अंदर फ्लो कर रहा है वो आई है। इफ द z कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्पाइरल, इस सेंटर मतलब स्पाइरल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। तो आप देखोगे ध्यान से ना, इसका हर पॉइंट पर रेडियस चेंज हो रहा है, देखो ध्यान से। अगर इस पॉइंट पर देखो रेडियस ए है, अगर इस पॉइंट पर देखूंगा रेडियस कुछ और होगा, इस पॉइंट पर देखूंगा रेडियस कुछ और होगा, इस पॉइंट पर देखूंगा रेडियस कुछ और होगा, इस पॉइंट पर देखूंगा रेडियस कुछ और फाइनली हमारा जो रेडियस होगा, फाइनल रेडियस हमारा जो है वो बी है, ठीक है। मतलब सबसे छोटा रेडियस जो है वो ए है और सबसे बड़ा रेडियस जो है वो बी है, और हर पॉइंट पर इसका रेडियस चेंज हो रहा है। मतलब इस केस में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, देखो करंट का डायरेक्शन किस तरफ दिया है, चलो कोई भी डायरेक्शन ले लेते हैं रैंडम। तो जैसे करंट का डायरेक्शन इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आएगा। देखो सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सर्कुलर वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आता है μ0/2 × I/A, है ना। लेकिन ध्यान से देखोगे इसके अंदर कि ए डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वो भी हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है। और करंट भी देखोगे ध्यान से, तो नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं इसके अंदर, तो एक टर्न में करंट n है, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी जो है हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है। तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे हम, वही हमारी प्रॉब्लम है इसके अंदर। प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर कि हर पॉइंट पर इसका रेडियस चेंज हो रहा है। इसके अंदर टोटल टर्न्स जो है वो n टर्न्स हैं, टोटल टर्न्स जो है n टर्न्स है। हमको इसके अंदर इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस लगाना पड़ेगा। और हर पॉइंट पर देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटसाइड आएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके क्या करेंगे, यहाँ से x डिस्टेंस दूर हम एक एलिमेंट काटते हैं, ठीक है। x डिस्टेंस दूर हम एक एलिमेंट काटते हैं, ध्यान देखो। ये जो एलिमेंट है इसका जो विड्थ है वो dx है। हमने क्या किया, x डिस्टेंस दूर एक एलिमेंट काट लिया जिसका विड्थ dx है।
तो हम फाइंड करेंगे कि dx विड्थ में कितने टर्न्स आ रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे टोटल टर्न्स है n, मतलब पूरे लूप के अंदर टोटल टर्न्स है n। हम फाइंड करेंगे dx विड्थ काटा है उसके अंदर कितने टर्न्स हैं और वो टर्न्स के अंदर कितना करंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, देखो अब क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ ये आई, मतलब इसके अंदर कितना करंट होगा उसको मैं आई डैश बोलता हूँ। टोटल करंट में इसके अंदर आई डैश क्या है, आई डैश इज द करंट इन dx एलिमेंट, करंट इन dx एलिमेंट, उसको मैं आई डैश बोलता हूँ। और अपॉन 2 इंटू डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द सेंटर, ये डिस्टेंस है x, तो इसको मैंने x लिखा। अब मेन काम है अपना आई डैश फाइंड करना, तो उसको किस तरह से फाइंड करूँगा। देखो मेरे को पता है कि टोटल मेरा लेंथ कितना है, मतलब टोटल मैं रेडियस फाइंड करूँ तो मेरा b माइनस ए होगा, है ना। अगर इतने से लेके इतने तक रेडियस फाइंड करूँ, पहला रेडियस a है, टोटल b है, तो b माइनस ए रेडियस में, तो देखो मैं बोलता हूँ कि b माइनस ए रेडियस में टोटल n टर्न्स हैं, है ना। b माइनस ए रेडियस में टोटल n टर्न्स हैं, बिकॉज मैं बोला है क्वेश्चन के अंदर कि टोटल n टर्न्स हैं। और तो मैं फाइंड करूंगा यूनिट लेंथ में कितना टर्न्स होगा, तो यूनिट लेंथ में टर्न्स होगा n अपॉन b माइनस ए। देखो b माइनस ए रेडियस में n टर्न्स है, यूनिट रेडियस में कितना टर्न होगा, n अपॉन b माइनस ए। देखो ये हमने ढूंढ लिया। अब हमको कितना विड्थ दिया dx, तो dx विड्थ में कितना जो है टर्न्स होंगे, तो dx विड्थ में टर्न्स होगा n अपॉन b माइनस ए इंटू dx। यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ कि एक यूनिट लेंथ अगर एक विड्थ में इतना टर्न्स है तो dx विड्थ में n अपॉन b माइनस ए इंटू dx, 2 होगा तो 2 इंटू n अपॉन b माइनस, इस तरह से, तो dx में इतना आ जाएगा। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि एक लेंथ में अगर करंट है हमारा I, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हर एक लेंथ में, मतलब हर एक टर्न्स में मेरा करंट है I। ठीक है, तो यहाँ पे जो dx विड्थ है, तो पहली बात तो dx विड्थ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, ये मेरा नंबर ऑफ टर्न्स है ना, ये क्या है मेरा नंबर ऑफ टर्न्स है। क्योंकि अगर देखो b माइनस ए में n टर्न्स, 1 में इतना, तो dx विड्थ में इतना नंबर ऑफ टर्न्स है। तो अगर एक टर्न्स में, देखो ये टर्न्स है और ये मेरा करंट है, एक टर्न में करंट है I, तो dx विड्थ में करंट कितना होगा, ध्यान से देखोगे तो dx विड्थ में जो करंट होगा वो हो जाएगा मेरा dx इंटू आई, है ना। तो dx जैसे यहाँ पे देखो इतने में कितना टर्न्स है, इतने में इतना टर्न्स है, तो इतने टर्न्स में कितना करंट होगा, n अपॉन b माइनस ए इंटू dx। इतने में करंट होगा n अपॉन b माइनस ए इंटू dx इंटू आई। तो ये मेरा है आई डैश की वैल्यू। जब किस तरह से फाइंड किया फिर से सुन लो। हमने फाइंड किया कि b माइनस ए लेंथ में n टर्न्स है, तो यूनिट लेंथ में n अपॉन b माइनस ए होगा, तो उतने में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब dx विड्थ में कितने टर्न्स हैं मतलब वायर के, तो हमने इतना निकाल लिया। अब मैंने बोला कि यूनिट लेंथ में मतलब एक टर्न में करंट है I, तो इतने टर्न में कितना करंट होगा, तो उसको मैंने I से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना करंट होगा। ये हमारा आई डैश की वैल्यू, आई डैश क्या है, करंट इन द dx एलिमेंट। तो हमको आई डैश की वैल्यू मिल गई n अपॉन b माइनस ए इंटू dx इंटू आई। तो वही को इसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, देखो ध्यान से, तो आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ n अपॉन b माइनस ए इंटू dx इंटू आई। ठीक है, अपॉन नीचे x है ही, नीचे x है और नीचे 2 भी है, तो 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा x। अब बाकी सब तो कांस्टेंट है, b माइनस ए कांस्टेंट, n कांस्टेंट, म्यू नॉट कांस्टेंट, i कांस्टेंट, dx अपॉन x को हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको मैं नीचे वाला इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब इसको इंटीग्रेट करूँगा तो हमारे पास ये db की वैल्यू है, तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लो, म्यू नॉट कांस्टेंट, n कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, b माइनस ए कांस्टेंट, i कांस्टेंट बाहर, अंदर बचा dx अपॉन x। अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, पहला टर्न्स कहाँ पे आ रहा है, a पे, उसके बाद लास्ट टर्न आ रहा है b पर, तो a से लेके b तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x। तो यहाँ पे लिखूंगा ln x, इसका इंटीग्रेशन करूंगा मैं a से लेके b तक,
तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए इक्वल टू आ जाएगा ln ऑफ बी बाई ए। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। हमको यहाँ पर dx एलिमेंट लेना था, उसके अंदर कितने टर्न्स हैं और वो टर्न्स के अंदर कितने करंट हैं उसको हमको ढूंढ के हमको उसको इंटीग्रेट करना था। अगर नहीं समझ पड़ा तो फिर से एक बार इसको रिवाइंड करके देख लो तो आपको समझ पड़ जाएगा। ठीक है, इसको रफ करके आप करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो उसको भी आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। अगर आपको लिखते में थकान महसूस हो रही है तो एक बार थोड़ा सा पॉज लेकर भी देख सकते हो, लेकिन वैसे तो मैं चाहूँगा कि पूरा लेक्चर आप एक ही फ्लो में देखें, जिससे बिकॉज कंपटीशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो आपको क्या है वो हेल्पफुल होता है। ठीक है, तब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इसके अंदर देखो, इफ़ द करंट डेंसिटी इन अ लीनियर कंडक्टर वेरीज विथ डिस्टेंस r। इस बार देखो क्या दिया है कि हमारे पास लीनियर कंडक्टर है जिसका रेडियस r है, इसका रेडियस a है। ठीक है, इस तरह लीनियर कंडक्टर है जिसका रेडियस जो है a है। अगर इसको मैं टॉप व्यू ड्रॉ करूं तो टॉप व्यू की इस तरह से होगा। एक्चुअली सिलेंडर है लेकिन मैं सिलेंडर का टॉप व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअल में तो इस तरह से है, लेकिन उसका मैं टॉप व्यू ड्रॉ करूँगा तो इस तरह से होगा, जिसका रेडियस है a हमारे पास। अब क्या बोल रहे हैं पता है इसमें कि इसके पास जो करंट डेंसिटी वो वेरिएबल है। देखो यहाँ पर करंट डेंसिटी हमको वेरिएबल दिया है, क्या दिया है, J इक्वल टू के इंटू आर स्क्वायर। मतलब देखो इसमें करंट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि देखो करंट डेंसिटी रेडियस के साथ चेंज हो रही है। मतलब अगर मैं सेंटर की बात करूँ ना तो सेंटर पे बहुत कम होगा, और जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे J की वैल्यू बढ़ जा रही है। मतलब यहाँ पर जो है बहुत सारे करंट होंगे, बहुत सारे, और इसके r डिस्टेंस आते थे बहुत सारे करंट हो जाएंगे, लेकिन सेंटर पर जो है बहुत कम होगा। r इक्वल टू 0 पर यहाँ पर सेंटर पर 0 होगा करंट, और जैसे जैसे हम r इक्वल टू मतलब a तक जाएंगे वैसे वैसे हमारी करंट डेंसिटी बढ़ती जाएगी। सेंटर पर बहुत कम करंट होंगे और जैसे यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर डेंसिटी करंट की बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर कम कम है, जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, और यहाँ पर बहुत मैक्सिमम है। आपको समझ पड़ रहा है ना करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि करंट पर यूनिट एरिया। तो इस केस के अंदर भी हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिकॉज करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म दिया नहीं है। ठीक है, इस तरह से अंदर जो है कम कम है, डिस्टेंस के साथ वो बढ़ते जा रहा है। आपको समझ पड़ गया हो ना किस तरह से हो है। तो यहाँ से इसको मैं हटाता हूँ। ओके, और क्या बोला, J इक्वल टू के इंटू आर स्क्वायर वेर के इज द कॉन्स्टेंट। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट R फ्रॉम द एक्सिस वेर R इज लेस देन A। मतलब R इज लेस देन A मतलब हमको किसी अंदर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अंदर वाले पॉइंट पर हमने एक एम्पीरियन लूप ले लिया। ये हमारा क्या है, एम्पीरियन लूप। ओके, और क्या बोला हम फॉर्मूला यूज करेंगे, हम इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। और बाकी सब तो कहानी सेम है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म होगा, और जो है क्या बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और डी एल वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, उसके बीच में एंगल 0 डिग्री। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी एल बचेगा, और यहाँ पे होगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। तो सबसे पहले डीएल, मैंने आपको बताया डीएल एलिमेंट हमेशा किसका होता है, डीएल एलिमेंट हमेशा होता है एम्पीरियन लूप का। यहाँ पे हो जाएगा b इंटू 2 पाई स्मॉल r। ठीक है, अब बात है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। अब सारा खेल है ना आई नेट निकालने में ही है। तो आई नेट क्या होगा तो समझते हैं। अब ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे करंट डेंसिटी वेरिएबल दिया है हमको, मीन्स वो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है। तो इस बार हम नहीं कर सकते आई नेट इक्वल टू जे इंटू ए। डेट कौन सा एरिया रखोगे यहाँ पर बताओ। अगर मैं आई नेट इक्वल टू जे इंटू ए लिखता हूँ तो जे के लिए लिख दूंगा के इंटू आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर कौन सा एरिया रखूँ, बिकॉज हर एरिया पर वो करंट डेंसिटी चेंज हो रही है। यहाँ पर क्या करूँगा मैं, यहाँ से x डिस्टेंस दूर यहाँ से एक एलिमेंट काटता हूँ।
ठीक है, जिस एलिमेंट का जो विड्थ है वो dx है, मतलब इस तरह से है, हमने x डिस्टेंस दूर एक dx विड्थ, x डिस्टेंस दूर एक dx विड्थ का एलिमेंट काटा। तब मैं अब यहाँ पे कौन सा एरिया रखूँगा पता है, ये dx विड्थ वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई x इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू सर का, देखो एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई x इंटू डी एक्स, तो इसका एरिया हो जाएगा। तो यही एरिया को हम यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमको अंदर वाले सारे पॉइंट पर जो है नेट करंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस होगा। ये क्या है, k इंटू आर स्क्वायर, बिकॉज हमने यहाँ पर डिस्टेंस x लिया है तो यहाँ पर x लिख देता हूँ, k इंटू एक्स स्क्वायर, और एरिया क्या हो जाएगा इसका 2 पाई x इंटू डी एक्स। समझे मैंने ये क्यों किया, बिकॉज अंदर हर पॉइंट पर एरिया चेंज हो रहा है, तो कौन सा एरिया यहाँ पर रखूँ, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ से x डिस्टेंस दूर एक एलिमेंट काटा जिसका विड्थ dx है, तो मैं इसका एरिया यहाँ पर रखूँगा। उसके बाद इसको मैं जो है 0 से लेके स्मॉल r तक इंटीग्रेट करके नेट करंट फाइंड कर लूँगा, एम्पीरियल लूप के अंदर कितना करंट है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, k इंटू 2 पाई बाहर, अंदर बचेगा x क्यूब इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करूँगा, 0 से लेके, बताओ 0 से लेके मैं a तक करूँगा कि कैपिटल स्मॉल r तक करूँगा। देखो स्मॉल r वाला मेरा क्या है, स्मॉल r वाला मेरा एम्पीरियल लूप है, a वाला जो है मेरा टोटल लूप है। तो मैं 0 से लेके a तक इंटीग्रेट करूँ कि 0 से लेके स्मॉल r तक इंटीग्रेट करूँ, मैं जो है 0 से लेके स्मॉल r तक इंटीग्रेट करूँगा, बिकॉज स्मॉल r तक ही मेरी एम्पीरियल लूप है। मैंने आपको बताया है कि नेट करंट जो होता है, नेट करंट इनसाइड द एम्पीरियल लूप, तो एम्पीरियल लूप तो सिर्फ स्मॉल r तक है, तो मैं इसको 0 से लेके स्मॉल r तक इंटीग्रेट करूँगा, ठीक है। इसी पॉइंट पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसको पूरा a तक इंटीग्रेट कर दोगे तो आपका रॉन्ग आंसर आ जाएगा, ओके। तो k इंटू 2 पाई, यहाँ पे हो जाएगा x रेज़ टू 4/4, इसको इंटीग्रेट किया 0 से लेके r तक, तो क्या आ जाएगा मेरा k इंटू 2 पाई r रेज़ टू 4/4। ये है मेरा नेट करंट। तो इसी नेट करंट को यहाँ पर पुट कर दो तो अपना आंसर आ जाएगा। अब तो सिंपल सा ही बचा रह गया है, तो b इंटू 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट कितना है, k इंटू 2 पाई इंटू r रेज़ टू 4/4। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसल, तो मेरा क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, मेरा आ रहा है b इक्वल टू म्यू नॉट, अच्छा एक r से एक r भी कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट के r क्यूब अपॉन 4। तो ये मेरी मैग्नीट्यूड आ रही है। किस तरह से फाइंड किया हमने नेट करंट, हमने यहाँ पर पहले तो एम्पीरियल लूप लिया, उसके बाद एम्पीरियल लूप के अंदर भी हमने एरिया अपने आप से अज्यूम किया, बिकॉज यहाँ पर हर पॉइंट पर एरिया चेंज हो रहा था, ओके। तो होप करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा।